आप सब लोगों का हेलो। नेक्स्ट सेट का एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू करते हैं। आप पहले आंसर्स को मैच कर लीजिए। ये आईबीपीएस देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप सेट नंबर 7 का आंसर्स मैच कीजिए प्लीज। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर लें थोड़ी देर के लिए। इसके बाद आप मैच करने के बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो, ये बड़े सीखने का पार्ट है। आपने कहीं ना कहीं से कोई एरर जरूर निकाल लिया होगा, जबकि आपको पता है अभी आपने मैच किया, देयर वाज नो एरर। ये जरा एक बात सोचिए, समझिए कि जब एरर नहीं होता है तो आप निकाल लेते हो, और जब एरर रहता है तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो ये ग्रामर के कम पढ़ने के चलते ऐसा हुआ है या ज्यादा पढ़ने के चलते ऐसा हुआ है। मेरा ओपिनियन ये है कि आप रूल्स रेगुलेशंस पे इतने ज्यादा बिजी हो गए हो ना, बचपन से सब लोग वही बता रहा है, ये नियम वो कानून, जबकि इसका नाम सेक्शन का नाम है कॉमन एरर। जो एरर्स के नेचर हैं वो एकदम कॉमन लेवल के हैं, उसके लिए ग्रामर के विशेष चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस सेंटेंस में एरर नहीं है, आपको कहीं ना कहीं जब आप बना रहे होगे ना, अगर आपने चुना है इसमें, तो कहीं पढ़ के आपको खराब लगा, यहां पे कुछ खराब लगा है, कोई रूल नहीं आया और ये इंडिकेशन था कि आपको एरर मिल रहा है, इसलिए आपको खराब लग रहा है। क्योंकि जहां पे आपको एरर मिलेगा ना, वहां पे आप क्लियर रहोगे कि नहीं ये वाला वर्ड गलत है, इसके जगह पे ये होगा। अगर इसको आप छोड़ देते तो आपका मार्क्स बढ़ता या कम होता, जरा आप सोचो तो। सोचो कि अगर आप इसको छोड़ देते तो अभी जितना आया उससे बढ़ता या कम होता। जिस दिन आप नो एरर के कंडीशन में आओगे, अब नो एरर का मतलब होने का कि आप 10 से लेके ऑथर्स तक के एक एक वर्ड का पार्सिंग करके आप पता है आपको कि सब चीजें एकदम सही हैं, और थोड़ा डाउट है कि ग्रामर का लेवल अभी यहां तक आया है कि मैं एक एक वर्ड को मीनिंग से अलग हट के उसके ग्रामर को मैं पार्सिंग पार्सिंग करके मैं देख सकूं। सो प्लीज अपने कॉमन एरर को थोड़ा सा संभालो, क्योंकि वो पास कितना कराता है मेरे को तो डाउट है, हाँ फेल कराने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जबकि तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम टारगेट करो। एरर ऐसा था कि आई डोंट नो कि तुमको दिखाई पड़ा है कि नहीं पड़ा है। यहां इश्यू होगा या इश्यूज होगा, सच एज नन अरेस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स, अनडिस्क्लोज्ड केसेस। अब मैं यहां पे बोलूं कि यहां नाउन प्लुरल होगा, वो करने के बाद आपको भी दिखाई पड़ेगा कि हां इश्यू नहीं होता। आप ये सोचो कि जिस कॉमन एरर के चक्कर में आपको इतने साल लगे, कॉमन एरर के चक्कर में नहीं, ग्रामर पढ़ने के चक्कर में, वहां पे एक एस लगने से नहीं लगने से आपको क्या तकलीफ हो जाएगी। आपको तो ये वर्ड दिखना चाहिए था ना। तुम देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि बैंकिंग के क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं, 4 लाइन के 5 लाइन के हैं, कम से कम 40 वर्ड है, 40 वर्ड में एक वर्ड में एस गायब है। अब ये दिखेगा कैसे? क्या उसके लिए हम नाउन पढ़ें, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन? वो बचपन में जो कर चुके हो उसके अलावे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो, पढ़ने के लिए नहीं। और एग्जामिनेशन में टाइम नहीं होता, इसलिए जब घर में कॉमनर का प्रैक्टिस करते हो ना, तो देखने की कोशिश करो, सारे वर्ड्स ठीक से दिखें ग्रामेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम इस क्वेश्चन का पार्ट देखो। मोर एक्शन आर नीडेड। अब अगर ये इसका सब्जेक्ट ये है तो इज होना चाहिए ना। और इस 3 क्वेश्चन में एक में नो एरर था, एक में एस गायब था, और एक में आर के जगह पे अगर आपको दिखाई पड़ा है ओके। लेकिन आपका क्या ये जैसे यहां पे आपको दिखा कि आपको इज होना चाहिए था, आपने देख लिया क्योंकि आपको पता चल गया, क्या ऐसा ही पता आपके क्वेश्चन नंबर 1 में चला था? मैं क्या इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप माइनस मार्किंग
कम जुटाओ, उसके चलते आदमी फेल होता है। तुम छोड़ देते, तुम्हारा मार्क्स ज्यादा आता। तुम बनाए हो, मार्क्स कम आया है। ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। चलो अगले पार्ट में, द प्रपोज्ड मर्जर। अब देखो इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि अगर यहां पे रिमेन्स है, रिमेन्स है, रिमेन, रिमेन्स, रिमेन, तो तुमको ये वर्ब है, ये तो पता होना चाहिए था कि ये V5 और V1 का चक्कर है। तो इसका सब्जेक्ट जरा निकाल लेते हैं, मर्जर। और मर्जर होगा तो जितने जगह रिमेन दिया हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा A नंबर कैंसिल होगा, D नंबर कैंसिल होगा। और अब जो तुमसे पूछ रहा है वो ये कि कोर्स के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, कोर्स के पहले प्रीपोजिशन क्या लगता है। दूसरा कि वो कोर्स, और एक वर्ड उसने दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ये वाला कोर्स। हाँ यहां भी दिया हुआ था। अब दो चीजें वो पूछ रहा है। कोर्स के पहले उसने पहले पूछा कि सब्जेक्ट देखते हुए रिमेन या रिमेन्स डिसाइड करो। कौन सा कोर्स होगा उसने ये पूछा। और तीसरा कि जो भी कोर्स तुम चुनोगे उसके पहले प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा। ये कोर्स का मतलब होता है खुरदरा, और ऑन कोर्स का मतलब होता है ऑन ट्रैक। सो नो एरर, नो इंप्रूवमेंट। यहां देखो एक पूछ रहा है कि वर्ब सिंगुलर, प्लुरल, पास्ट कौन सा होगा। मेरे को पास्ट के लिए आर लगा हुआ है इसलिए मैं पास्ट वाला काट दूंगा। अब बाकी सिंगुलर और प्लुरल, तो जब आर लगा हुआ है, आर डिस्पर्स्ड एंड, तो उसके साथ वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लुरल जाएगा, तो स्टेज वाला सारा कट जाएगा। अब बाकी स्टे के साथ सस्पेंड या सस्पेंडेड। सस्पेंड का दो मीनिंग होता है, एक होता है किसी को नौकरी से बर्खास्त करना, और एक किसी चीज में, किसी चीज के सहारे हवा में लटके हुए होना, हवा में झूलता हुआ होना। और वो सस्पेंड नहीं होगा क्योंकि स्टे यहां पे रुकने का मीनिंग नहीं है, रिमेन, रिमेन का मीनिंग है। एंड रिमेन के साथ ये एडजेक्टिव का मीनिंग आएगा, ही स्टे काम, शांत। सो सस्पेंडेड लटका हुआ, एंड तुम्हारे पास स्टे, सो तुम्हारा आंसर सी जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आसान था, आई होप कि तुमसे बन गया होगा। सेट, सेट्स कौन सा, पहले सेट या सेट्स वो डिसाइड करने का है। A long wait is said to be coming to an end as the National Security Council Secretariat के बारे में बात किया है। सो सेट कैंसिल, सेट्स होगा। और प्रीपोजिशन के बाद ड्राफ्ट जो लगा हुआ है ये वर्ब है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। सो सेट अबाउट, सेट अबाउट अगर तुम फ्रेजल वर्ब, क्योंकि वो फ्रेजल वर्ब पूछा नहीं है उसने, उसने बोला कि सेट और ड्राफ्ट का, ड्राफ्ट का पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करो। क्योंकि अगर तुम यहां लोगे ड्राफ्ट नाउन, तो नाउन के बगल में फिर इंडिया ड्राफ्ट ऑफ होता है। सो ड्राफ्ट का पार्ट ऑफ स्पीच और सेट का फॉर्म के हिसाब से आपको बनाने का उसने बोला, बताया था, बोला था। नाउ आप इस सेंटेंस को देखो, ये एक नया टाइप का सेंटेंस है, शायद आपके लिए ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। आपसे उसने कहा in the following question a small passage given option below for sentences from this sentence as your answer the best describes the passage briefly। आपको इस पैसेज का समरी देने को बोल रहा है, पैसेज का समरी। तो याद रखिएगा कि जब आप समरी दोगे, एक बात ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका
कि इसका टॉपिक और इन सब का टॉपिक बाय एंड लार्ज सेम होगा, तभी तो कंफ्यूज होगे तुम। एग्जामिनर बाकी ऑप्शन बनाएगा तुमको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपके उस टॉपिक के किस एस्पेक्ट का बात किया है। सपोज काउ पे सारा टॉपिक है, लेकिन काउ के किस चीज की बात किया है, काउ के प्रोडक्ट की बात किया है, काउ का हिंदू रिलीजन में जगह की बात किया है, काउ के साथ ट्रीटमेंट की बात किया है, क्या बात किया है, ये तुमको पढ़ने के समय में समझ में आना होगा। और चूंकि उसका समरी पूछ रहा है, तो जो टॉपिक है उसके अलावे कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्टर अगर आया तो वो गलती हो जाएगा। अब जरा देखिए क्या लिखा हुआ था। Among the best uses of a census anywhere in the world, सेंसस होता है जनगणना, जनगणना का सबसे बेस्ट यूज दुनिया में अगर कभी भी हुआ है was perhaps what happened in the United States, जो 19 अमेरिका में हुआ था in 1850, 1850 में जो हुआ था वो शायद जनगणना का सबसे बेस्ट यूज था अमेरिका में। एंड 1860s एंटी स्लेवरी कैंपेनर्स, जो गुलामी के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, यूज्ड नंबर्स फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव नेशनल सेंससेस, जो 2 लगातार 1850 और 60 में लगातार जो सेंसस हुआ था उसके उन्होंने डाटा को इस्तेमाल किया एंटी स्लेवरी कैंपेनर्स ने, टू बिल्ड सपोर्ट फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ताकि वो सपोर्ट ये जुगाड़ कर सके कि गुलामी का अंत हो जाए, गुलामी के अंत के लिए वो सपोर्ट जुगाड़ कर सके। दे शोड द नंबर ऑफ इंस्लेव्ड पीपल इन द यूएस टू बी राइजिंग, उन्होंने ये दिखाया इस जनगणना के थ्रू कि गुलाम लोगों की संख्या बढ़ रही है, कॉन्ट्ररी टू आर्गुमेंट्स मेड बाय प्रो स्लेवरी पॉलिटिशियंस, उस स्टेटमेंट्स जो प्रो स्लेवरी, जो चाहते थे कि स्लेवरी रहे, उन पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स के उल्टा उन्होंने जनगणना के थ्रू दिखाया कि स्लेव्स की संख्या बढ़ रही है, जबकि ये बोल रहे थे कि कम हो रही है। देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टांसेस ऑफ सच रिवोल्यूशंस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिले हैं कि हम लोग इतने अच्छे चीजों को, मतलब ऐसी चीजों को हम सेंसस के थ्रू जागरूक कर सकें। अब जरा सेंटेंस को पढ़ो। Censuses played a key role in the abolition of, ये एक्स्ट्रा हो गया। पैसेज का समरी ये नहीं है कि स्लेवरी हट गया उसके चलते, पैसेज में इतना ही लिखा हुआ है कि उन्होंने डाटा दिखाया और डाटा में ये बताया कि ये बढ़ रहा है, ऐसे गुलामी बढ़ रही है, जबकि जो लोग इसके फेवर में थे उस गुलामी के, वो बोल रहे थे कि कम हो रहा है, जबकि यहां पे एबोलिशन डाल दिया। बी नंबर में देखो, ड्यूरिंग 1850 देयर हैव बीन अ मास मूवमेंट, अब ये बोल रहा है कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, कहां है भाई पैसेज में, सी में, तुम ध्यान से पढ़ो। ड्यूरिंग द मिड 80s 1800s, मिड 18 मतलब 50-60, पीपल हु वेर अगेंस्ट स्लेवरी, दैट इज एंटी स्लेवरी, प्रूव्ड रॉन्ग द क्लेम ऑफ प्रो स्लेवरी पॉलिटिशियंस, उनके क्लेम को, उन्होंने जो प्रो स्लेवरी थे उनके क्लेम को उसने गलत साबित किया। दैट स्लेवरी वाज डिक्लाइनिंग इन द यूएस, उन्होंने जो क्लेम कहा कि स्लेवरी कम हो रहा है उसको उन्होंने गलत साबित किया। एंड यूज 2 नेशनल सेंसस टू गेन सपोर्ट फॉर, और उन्होंने स्लेवरी के खात्मे के लिए सपोर्ट जुटाया। A census has proved its worth in many ways, one of them being a key contribution of, ये टॉपिक से अलग हट गया, उसने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया है, इसका समरी देना है, न ज्यादा न कम, एक्स्ट्रा थॉट आएगा गलत हो जाएगा। सेम हुए तुम यहां देखो, द ग्रोइंग कंसर्न ओवर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, उसके चलते एक जो चिंता पैदा हुई है, हैज लेड टू अ ग्लोबल एफर्ट, उसके चलते एक ग्लोबल प्रयास होना शुरू हुआ है, टू इलेक्ट्रीफाई द ट्रांसपोर्ट सेक्शन, कि पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्शन को हम इलेक्ट्रीफाई करें। इन पैरेलल कॉस्ट ऑफ LiION, लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी, हैज डिक्रीज्ड बाय अ स्टैगरिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन द पास्ट डिकेड,
और लिथियम आयन बैटरी का दाम भी बहुत अच्छे से कम हुआ है। द कन्वर्जेंस ऑफ दिस टू फैक्टर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, दिस टू फैक्टर्स एंड लिथियम आयन बैटरी का दाम कम होना हैज रिजल्टेड इन ए यूनिक टाइम इन आवर हिस्ट्री। उसके चलते परिणाम यह हुआ कि हमारे इतिहास में एक ऐसा यूनिक टाइम आया है वेयर वी आर एट द कस्प ऑफ, कस्प का मतलब वी आर द ब्रिंक ऑफ, एकदम कगार पे हैं किस चीज के, ऑफ अ ड्रामेटिक ट्रांजिशन इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ड्रामेटिक बदलाव होगा विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स poised to replace petrol vehicles. Electric vehicles are ready, are in a position to replace petrol vehicles. बस इतना ही लिखा है। अब जरा ऑप्शंस को आप देख लीजिए, अभी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Two major factors have led to transition of transportation sector from petrol to electric vehicles. पहला, concern about climate change and the affordable cost of Li-ion battery, lithium ion battery. एकदम पूरा क्रिस्प दिया हुआ है, यहां देखो। Although there are global efforts to switch from petrol to electric, although इसके बावजूद कि पूरा एफर्ट हो रहा है, the cost of lithium ion battery still poses a challenge. उसका जो बैटरी का जो दाम है वो अभी भी एक चुनौती है। अपोजिट लिख दिया पहले से, सारा ए को छोड़ के बाकी सब में या तो अपोजिट लिखा है, एक्स्ट्रा डाल दिया, वहां के लिखी हुई सारी चीजें नहीं डाला है। तो ये देखने में तुमको भारी दिख सकता है, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ये मेंस के टिपिकल। एग्जामिनेशन में तुमको इतना लंबा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा कि तुमको डर लग जाएगा बनाने से, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग सामने में रख के अगर हिम्मत करके पढ़ डालो, आराम से बन जाएगा। ये देखो, उसने फिर नया टाइप का बनाया, उसने दे रहा कि मैं प्रीपोजिशन दे रहा हूं, तुम भरो, और हाउ इजी इट इज, कितना आसान है प्रीपोजिशंस, आप जरा सोचो तो। देखो, पहला उसने दिया की के साथ प्रीपोजिशन, और तुम में से 90% लोगों को याद होगा कि की के साथ टू लगता है। दूसरा, की के साथ टू, दैट इज 5 नंबर, 5 नंबर मीन्स बी। हाँ, दूसरा इन फेवर के साथ ऑफ लगता है। अब ये देखने में तुमको भारी लग रहा है, बट ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, इन फेवर ऑफ। 11 नंबर में डैश के बाद पे लिखा हुआ है, पे लार्ज सम, और ये भर्व है, तो अगर भर्व है तो इसके साथ तो टू भी वन लगेगा। पे लार्ज सम एंड यूज कनेक्शंस, तो दोनों में साथ टू भी वन लगेगा ना, तो टू चाहिए होगा। 12 नंबर में, 12 नंबर में ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसका प्रीपोजिशन कैसे पहचानना है, फ्रॉम स्कूल एडमिशंस एंड प्लेसमेंट इन टॉप क्लासेज टू लीडरशिप पोजीशन इन कम्युनिस्ट, इन कम्युनिस्ट यूथ ग्रुप्स, फ्रॉम दिस टू दिस, एंड तुमसे बोला इवन फ्रंट रो सीट्स, आगे वाले सीट भी, डैश द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के किधर, नियर ना, बिसाइड का मतलब तो बगल में, ब्लैक बोर्ड के बगल में फ्रंट रो सीट थोड़ा ही होगा, वो तो उसके नजदीक होगा ना, ब्लैक बोर्ड के नजदीक। सो तुम्हारा नियर, तो ये क्वेश्चन मैं दे दिया क्योंकि पूछा था उसने, बट जरा सोचिए कि इज इट दैट कि ये क्वेश्चन सीरियसली बहुत भारी टाइप का था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो ये वर्ड स्वाइप, लेकिन वर्ड स्वाइप के साथ साथ उसने ये भी बोला कि एक वर्ड मिस भी कर रहा है डी नंबर का, और वो डी नंबर का वर्ड मिस क्या कर रहा है, इसको बनाने का तरीका, ये थोड़ा मेंस का मतलब वही वर्ड स्वाइप जैसे बनाते थे ना, उसमें भी अरेंज करना है। अ कवरेज रिस्पॉन्स, अब जरा ध्यान देना, अ कवरेज रिस्पॉन्स filed by the government was disappointingly
justifying solely at aimed the freeze on PDS under NFSA। अब जरा इस सेंटेंस को जरा ध्यान से आप पढ़ो। अ डैश रिस्पॉन्स, एम्ड रिस्पॉन्स नहीं, कवरेज रिस्पॉन्स नहीं, जस्टिफाइंग रिस्पॉन्स, जस्टिफाइंग रिस्पॉन्स नहीं, जस्टिफाइड रिस्पॉन्स। अब आपका डिटेल्ड रिस्पॉन्स, डिलेड रिस्पॉन्स, डिससेटिस्फाइड रिस्पॉन्स, डिरेल नहीं होगा, डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। डिटेल्ड रिस्पॉन्स फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट वाज disappointedly justifying slowly at, अब ये at किसके साथ लगा हुआ है? aimed का at के था ना, aimed at, तो aimed यहां होना चाहिए था। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो मैं ये डालूंगा और ये लिखूंगा, a delayed response filed by the government was disappointedly aimed at justifying the freeze on PDS coverage under NFSA। डिले से जो रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ने फाइल किया was aimed at, उसका ये था कि वो जस्टिफाई करे कि उसने जो पीडीएस के कवरेज को रोक दिया है। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो आपका ये जो फीलर भी है उसमें एक दो वर्ड को कमिट करो, क्योंकि ये एक गायब है वर्ड। जैसे अभी तुम देखो इस सेंटेंस को देखो, द मोस्ट लॉन्गर एलिमेंट, गड़बड़ होगा, द मोस्ट डैश एलिमेंट ऑफ द कोर्ट्स जजमेंट। अब या तो यहां पे, क्योंकि तुमको पता है कि एडजेक्टिव जाएगा, लॉन्गर यहां बैठेगा नहीं एंड प्रोपोजिशन बैठेगा नहीं, तो या तो कंटेंशियस और नहीं तो तुम देख लो और कोई जाना नहीं है, और कोई जाना नहीं है। तुम ध्यान दो, तो तुम्हारा यहां पे डी नंबर आएगा, और अगर डी आएगा तो तुम इसको तो तीनों को काट ही लो ना। अब खाली डिसाइड कर लो कि ये तो ऐसे भी गड़बड़ था। कोई एक वर्ड को कमिट करो और नीड को जरा देख लो कि नीड जहां सी है वो सी के जगह पे नीड बैठ रहा है कि नहीं। एंड द नीड टू राइट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, राइट वर्ब भी है कि जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उनको सही करना है। सो एक आध वर्ड को कमिट करके बनाना, और आई होप कि तुम लोगों के अभी अंडरस्टैंडिंग में इतना काम तो हुआ होगा कि तुमने उसको कमिट कर दिया होगा। सो ये क्वेश्चन मेकअप में आसान था, एंड आई होप कि यहां पे तुम्हारा परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा होगा। अगले हम लोग प्रैक्टिस के साथ फिर से मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सबको।